बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है एक नई कहानी, मोरा से फरार। राइटर रफ़ीउज़्ज़मा ज़ुबैरी। किस्त नंबर 1। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अपनी जिंदगी का वो अजीबो गरीब वाक़या लिखूं जिसने मुझे आज इस मकाम पर पहुंचाया जहां मैं हूं। मैं एक बड़े कारोबार का मालिक हूं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में मेरे माल के खरीदार हैं। मेरे अपने जहाज हैं जो मेरा माल लेकर उन मुल्कों को जाते हैं। मेरी जिंदगी का एक उसूल है दयानतदारी, और मैं इस उसूल पर सख्ती से कायम हूँ। मुझे चाहे फायदा हो या नुकसान, मैं कभी अपने इस उसूल को नहीं तोड़ता। मेरे मुलाजिम भी इस उसूल पर सख्ती से कायम रहते हैं, क्योंकि उनकी मुलाजमत की पहली शर्त ही यही होती है। शायद यही वजह है कि मेरे कारोबार में अल्लाह ने बरकत दी है और आज बहुत इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझ पर लोग भरोसा करते हैं और मैंने आज तक किसी के साथ कभी धोखा नहीं किया। अपनी इब्तिदाई जिंदगी में ही मुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जिसने मेरे दिल में ईमानदारी और शराफत की रोशनी पैदा कर दी। मुझे याद नहीं कि मेरे वालिदैन कौन थे। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। उनके मरने के चंद माह बाद ही मेरी वालिदा भी इस दुनिया से सुधार गईं और मैं अकेला रह गया। मेरे एक चचा थे, उनके यहाँ कोई औलाद न थी। उन्होंने मुझे पाल लिया और मैं उनके साथ रहने लगा। वो गरीब आदमी थे, छोटा मोटा कारोबार करते थे। उनकी उम्र भी ज्यादा थी। जब मैं जरा बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे पढ़ने बिठा दिया। पहले मकतब में कुरान पाक पढ़ा और फिर मदरसे जाने लगा। मैं बचपन से ही खामोश रहता था, ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था। मेरे दोस्त भी बस 2-1 थे। मदरसे से आकर चचा के काम में उनका हाथ बटाता। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैं भी उनका बड़ा ख्याल रखता था। इस तरह दिन गुजरते चले गए। मैं होशियार तो था ही, पढ़ने में भी दिल लगता था, इसलिए अपने सब साथियों से आगे था। एक दिन अचानक मेरे बूढ़े चचा का इंतकाल हो गया और मैं एक बार फिर इस दुनिया में अकेला रह गया। चंद दिनों तक तो मेरी समझ में ना आया कि मैं क्या करूं। दिन रात रोता रहता था। फिर मैंने सोचा कि रोने धोने से क्या फायदा, हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। इंसान पर जब मुश्किल वक्त आता है तो हिम्मत से ही उसका मुकाबला किया जाता है। मैंने अपने चचा से भी यही सबक सीखा था। चुनांचा मैं अपने चचा के एक दोस्त के पास गया और उनसे कहा कि वो चचा की दुकान खरीद लें। मेरा दिल अब उस जगह नहीं लगता था और मैं यहाँ से कहीं और चला जाना चाहता था। मेरे चचा के दोस्त ने पहले तो मुझे यही मशवरा दिया कि मैं अब दुकान पर बैठने लगूं और वो जो कुछ मदद हुआ करेगी वो कर दिया करेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये देख लिया कि मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाने का फैसला कर लिया है तो उन्होंने दुकान मुझसे खरीद ली। मेरी उम्र शायद उस वक्त 15 बरस होगी। अब मेरे पास थोड़ा सा सरमाया भी था। मैं अपने कस्बे से निकलकर शहर की तरफ चला, जो साहिल समंदर पर एक कारोबारी मंडी था। शाम के वक्त मैं वहां पहुंचा। एक छोटा सा होटल देखकर ठहर गया। थका हुआ था, खाना खाते ही सो गया। सुबह उठा तो मेरा बक्स खुला पड़ा था, कपड़े बिखरे पड़े थे और मेरी पूंजी गायब थी। उस वक्त मेरी जो हालत हुई उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। एक अजनबी शहर और मैं बेयारो मददगार। मेरे पास उन चंद रुपयों के अलावा कुछ न था जो मेरी जेब में थे। मुझे रोना आ गया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हिम्मत और हौसले से सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मैंने आंसू पोंछ डाले, अल्लाह से मदद मांगी और होटल से निकलकर बंदरगाह का रुख किया। मुझे जहाजों के सफर से कुछ दिलचस्पी न थी। मैंने कभी जहाज देखा भी न था, मगर अब मुझे नौकरी की तलाश थी और मुझे यही काम मिलने की उम्मीद थी। मैंने एक जहाज को देखा जो सफर के लिए तैयार था। मैं हिम्मत करके उसके कप्तान के पास गया और उससे मुलाजमत मांगी। कप्तान एक रहमदिल इंसान था। मेरे हालात सुने तो हमदर्दी पैदा हुई। फिर मेरी हिम्मत देखी तो मुझे जहाज पर मुलाजिम रख लिया। दूसरे दिन जहाज ने लंगर उठाया और अपने सफर पर रवाना हो गया। मैंने आखिरी बार अपने वतन की सरजमीन पर नजर डाली और जुदाई के ख्याल से मेरी आंखों में आंसू आ गए। कप्तान रॉजर्स दुबला पतला और छोटे कद का मजबूत आदमी था। वो अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा समंदर में गुजार चुका था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी उम्र और उसके तजर्बे का पता देती थीं। उसकी आंखों में गैर मामूली चमक थी। वो दिल का बहुत अच्छा था। सभी के साथ उसका बर्ताव मोहब्बत और शफकत का था। उसके इस बर्ताव की ही वजह से जहाज पर हर शख्स उसकी इज्जत करता था। जहाज पर मेरी पहली मुलाकात एक खलासी से हुई जिसका नाम मार्टिन था। वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत जल्द वो मेरा दोस्त बन गया। वो मेरा बड़ा ख्याल रखता था।
جہاز پر میری زندگی کے پہلے دن سونے میں گزرے۔ سمندر کا سفر میں نے کبھی نہ کیا تھا۔ میں بیمار پڑ گیا اور کئی دن تک اپنے کیبن میں پڑا رہا۔ بڑی مشکل سے کبھی کبھار اپنے کیبن سے باہر آتا۔ مجھ سے جہاز پر ٹھیک طرح چلا بھی نہ جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ میری صحت ٹھیک ہو گئی اور میں دوسرے ملاحوں اور خلاصیوں کی طرح جہاز پر کام کرنے لگا۔ مارٹن میرا حوصلہ بڑھایا کرتا۔ دیکھو بھائی، سمندر کے سفر میں شروع میں تکلیف تو ہوتی ہی ہے، پھر جب ایک دفعہ عادت پڑ جاتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ساری عمر سمندر میں ہی سفر کرتے گزری ہے۔ مارٹن بڑے مضبوط اور طاقتور جسم کا مالک تھا۔ دوسرے ملاحوں پر اس کا کافی رعب تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اسے میری کم عمری اور میرے حالات کی وجہ سے مجھ سے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی اور وہ مجھے کام سکھاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا تھا۔ میں مسلمان تھا اور وہ عیسائی، مگر وہ میرے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا تھا جیسے میں اس کا بیٹا ہوں۔ وہ مجھے ہر بات بتاتا کہ کیسے کرنا چاہیے اور میں بھی بڑے شوق میں سیکھتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں بہت جلد سمندر اور جہاز پر کام سے متعلق تمام باتوں سے آگاہ ہو گیا۔ یہ معلومات بعد میں میرے بہت کام آئیں۔ جہاز کی زندگی بڑی سخت اور مشقت کی تھی۔ کھانے کو بھی موٹا جھوٹا ملتا تھا۔ اس کے باوجود میں اپنے کام میں مگن تھا اور اپنی پرانی زندگی کو قریب بھول چکا تھا۔ لیکن مجھے اپنی پڑھائی چھوٹ جانے کا افسوس تھا اور چچا کی شفقت بھی یاد آتی تھی۔ جہاز سٹی ہاک جس پر میں کام کر رہا تھا اچھا جہاز تھا۔ موسم بھی اب تک اچھا رہا تھا اور سمندر بھی بڑی حد تک پرسکون تھا۔ یہ بھی میری خوش قسمتی تھی، ورنہ شاید میں پہلے ہی بددل ہو جاتا۔ ہم مشرق کی سمت جا رہے تھے اور جہاز پر اچھے موسم کی وجہ سے سب خوش تھے۔ اس دوران میں ہم کئی علاقوں کے ساحل سے گزرے۔ چند بندرگاہوں میں ہمارا جہاز لنگر انداز بھی ہوا، لیکن مجھے ان جگہوں کی سیر کا لطف اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا۔ کپتان کا حکم تھا کہ میں جہاز پر ہی رہوں۔ شاید وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میں نئی جگہ پر کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ خوشی کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، تو ہماری خوشی کے دن بھی بہت جلد بیت گئے اور ہم اچانک ایک طوفان میں گر گئے۔ ایک رات میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ شور کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی چیخ کر کہہ رہا تھا، عرشے پر چلو، عرشے پر چلو۔ میں چونک پڑا اور جلدی کپڑے بدل کر دوسرے ملاحوں اور خلاصیوں کے ساتھ عرشے پر آ گیا۔ کیونکہ مجھے جہاز رانی کا زیادہ علم نہیں تھا، اس لیے سیاہ اندھیری رات میں مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ ہمارا جہاز کہاں ہے، مگر مجھے یہ پتا تھا کہ ہم نیو گنی کے ساحل کے قریب ہی سفر کر رہے ہیں۔ میں جب لڑکھڑاتا ہوا عرشے پر پہنچا تو عجیب وحشتناک منظر نظر آیا۔ میں جب رات کو لیٹا تھا تو موسم ٹھیک تھا، لیکن اب ہم ایک طوفان میں گھرے ہوئے تھے۔ ہوا کے شور سے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے اور اس کے بادبانوں کے تیزی سے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ سمندر کی موجیں ایسا لگتا تھا جیسے جہاز کو نگل جائیں گی۔ اس طوفان میں ہمارا جہاز کاغذ کی ناؤ کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ کپتان راجرز عرشے پر کھڑا ہدایات دے رہا تھا۔ اس مصیبت کے وقت اس کی ہمت دیکھنے کے قابل تھی۔ میں تو طوفان کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ایسا طوفان کہاں دیکھا تھا، لیکن کپتان راجرز کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا کہ میرا حوصلہ بھی بڑھ گیا۔ میرے دل میں اس کی عزت اور زیادہ ہو گئی۔ وقت کے ساتھ طوفان اور بڑھتا جا رہا تھا۔ ہوا بادبانوں میں سے سیٹیاں بجاتی ہوئی گزر رہی تھی۔ موجیں اتنی زور سے جہاز سے ٹکرا رہی تھی کہ جیسے اسے توڑ کر ہی دم لیں گی۔ یوں لگتا تھا کہ جہاز اب تھوڑی ہی دیر میں ڈوب جائے گا اور ہم سب اس کے ساتھ سمندر کی تہہ میں چلے جائیں گے۔ کپتان راجرز طوفان کی شدت سے ذرا بھی پریشان نظر نہ آتا تھا۔ وہ ایک نڈر اور بہادر انسان کی طرح جہاز کے ملاحوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اگرچہ ملاح اور کپتان سبھی ہمت سے کام لے رہے تھے اور جہاز کو اپنے راستے پر رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن طوفان کے آگے بے بس نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سٹی ہاک کی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ موجیں اوپر اٹھ رہی تھیں اور جہاز کبھی ان کے ساتھ اوپر اٹھتا اور کبھی نیچے جاتا۔ طوفانی ہوا کا شور پریشان کیے دیتا تھا۔ اچانک ایک زور کی آواز آئی، کوئی چیخا، ارے بچاؤ، ڈوب گئے۔ ایک طاقتور لہر اچھل کر اوپر آئی اور ہمارے دو ساتھیوں کو عرشے پر سے اٹھا کر سمندر میں لے گئی۔ پھر ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ہم سب بے بس کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ کوئی ان بیچاروں کی مدد نہ کر سکا۔ اپنے ساتھیوں کو سمندر میں گم ہوتا دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طوفانی ہوا اور بپھری ہوئی موجیں جہاز کو اس سیاہ اندھیری رات میں تنکے کی طرح بہائے لیے چلی جا رہی تھیں۔ ہر لمحہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب جہاز الٹ جائے گا۔ موجوں کے زور سے جہاز کبھی اٹھ کر آسمان سے باتیں کرنے لگتا اور کبھی گر کر نیچے گہرائیوں میں چلا جاتا۔ غرض کے 2 گھنٹے تک یہی حالت رہی اور ہم موت اور زندگی کے درمیان لٹکتے رہے۔ پھر ہوا کا زور کم ہونا شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہی امید کی ایک کرن ہمارے دلوں میں چمکنے لگی۔ مارٹن نے چلا کر کہا،
बस अब हम बच जाएंगे। कप्तान रॉजर्स ने भी इत्मीनान का सांस लिया। ये उसकी हिम्मत और काबिलियत थी जिसने जहाज को इस तूफान में भी बेकाबू नहीं होने दिया, वरना शायद हमारा भी वही हशर होता जो हमारे दो बदकिस्मत साथियों का हुआ था। मेरे कानों में अभी तक उनकी खौफनाक चीखें गूंज रही थीं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसे मैं दिल ही दिल में याद कर रहा था। मार्टिन मेरे पास आया और मोहब्बत से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब्दुल। वो मुझे अब्दुल ही कहता था। मौत का फरिश्ता जहाज पर अक्सर आता जाता रहता है, मगर बेटे घबराओ नहीं, हमारी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर दिल साफ है तो मौत से क्या घबराना। तूफान रफ्ता रफ्ता कम होता गया, समंदर भी खामोश होना शुरू हो गया, लेकिन आसमान पर गहरे बादलों की वजह से अंधेरा उसी तरह छाया हुआ था। कप्तान रॉजर्स और उसके नाइब के अलावा किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि जहाज किस सिमत को जा रहा है। थोड़ी देर में हम में कुछ अपने कपड़े बदलने के लिए जो मौजों के थपेड़ों से गीले हो गए थे नीचे चले गए। बावर्ची ने कॉफी बना दी थी। वो पीकर ताजा दम हुए और फिर अर्शे पर चले गए। जो मल्लाह वहां रह गए थे वो नीचे आ गए, मगर मेरे लिए अब कोई काम करने को न था। अगले दिन दोपहर को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। मैं मार्टिन के पास खड़ा रात के तूफान के बारे में बातें कर रहा था कि जहाज का बढ़ई बड़ी घबराहट के साथ उधर से गुजरा, और इसके बाद ही कप्तान रॉजर्स हमारे पास आए और कहने लगे, जहाज में पानी आ रहा है, जाओ उसे निकालो। मार्टिन बोला, ये बहुत बुरा हुआ, मालूम होता है जहाज में सुराख हो गया है, चलो आओ पानी निकालें। मेहनत से जरा गर्मी भी आ जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात थी कि सिटी हॉक पर कोई मेहनत से जी नहीं चुराता था। हर शख्स पूरी मुस्तैदी के साथ जहाज में से पानी निकालने पर लग गया, मगर मुसलसल कोशिश के बावजूद भी जहाज में पानी आता गया। जरा सी देर में मालूम हो गया कि जहाज में कोई इतना बड़ा छेद हो गया है कि हम उसे बंद नहीं कर सकते। उस वक्त एक खराबी और थी कि फिजा में धुंध छाई हुई थी और चंद गज से आगे कुछ नजर नहीं आता था। एक मल्लाह ने, जिसका नाम वॉल्टन था, बड़ी बेचैनी से मार्टिन से पूछा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि भला हम इस वक्त कहाँ हैं? मार्टिन ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ खबर नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि हमारा जहाज एक लायक कप्तान के हाथ में है। जब तक वो जिंदा है घबराने की जरूरत नहीं, वो बचाव की कोई न कोई सूरत निकाल लेगा। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसने अपने दूसरे साथियों की तरफ देखकर कहा। सब एक साथ बोल उठे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम मार्टिन। जहाज में से पानी निकालना बड़ी मेहनत का काम था, और अगरचे मेरा जोड़ जोड़ दुखने लगा था, मगर मैं दूसरे खलासियों के साथ बराबर उस काम में लग रहा। आहिस्ता आहिस्ता दोपहर शाम में ढल गई और धुंध और गहरी हो गई। मैं दिल में बहुत परेशान था। चुपके चुपके अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि वो हमें इस मुश्किल से निकाले। दूसरे खलासी और मल्लाह भी परेशान थे, मगर मार्टिन की खुश मजाकी और अपने कप्तान पर उनका भरोसा उन्हें हौसला देता रहा, वरना वो शायद बिल्कुल ही हिम्मत हार जाते। अपने बचाव की हम सब सरतोड़ कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे को यकीन भी दिला रहे थे कि हम जल्द ही इस मुश्किल से निकल जाएंगे, लेकिन दिल ही दिल में डर रहे थे। मेरा तो कम से कम यही हाल था। मार्टिन ने मेरी कैफियत भांप ली थी। वो मुझे लेकर ऊपर आ गया ताकि मैं कुछ सस्ता लूं। वो मुझसे कहने लगा, बेटा हिम्मत न हारना और दिल मजबूत रखना। अगर सुबह तक जहाज तैरता रहा तो शायद हमें किनारा नजर आ जाए, और अगर नजर न आया, मैंने पूछा, तो बेटा फिर अल्लाह ही हाफिज है। सिटी हॉक एक दिन से ज्यादा अरसे तक सलामत नहीं रह सकता, उसने बड़ी मतानत से जवाब दिया।